साथ साथ हमारे कन्नौज की जनता आपको कितना प्रेम करती है, कन्नौज की जनता आपके ऊपर कितना भरोसा करती है, आज वास्तव में यह साफ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। मैं कन्नौज की पावन धरती के ऊपर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, कन्नौज की जनता की ओर से स्वागत करता हूं। यह हमारे कन्नौज की धरती इत्र और इतिहास की धरती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा मचाए हुए आतंक के बाद यह कन्नौज की धरती अब संघर्ष की धरती भी है। अब यह संघर्षों से भी कन्नौज की पहचान है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश की ओर से हमारे उत्तर प्रदेश के महामंत्री, इस कानपुर क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय विजय बहादुर पाठक जी का कि वह कृपया हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। माननीय विजय बहादुर पाठक जी। अब मैं आग्रह करता हूं माननीय मानवेंद्र सिंह जी से कि वह स्वागत करें। मैं केंद्रीय मंत्री माननीय तोमर जी से भी निवेदन करता हूं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। मैं कन्नौज के जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत जी से भी निवेदन करता हूं कि वह स्वागत करें। और मैं स्वयं, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कन्नौज आए हैं, तो कन्नौज का इत्र उनको भेंट करके उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कितना सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 2009 में वह कन्नौज लोकसभा के चुनाव में आए थे। उससे कन्नौज लोकसभा के चुनाव में आने से सभी प्रत्याशी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ी फूलों की माला के साथ में स्वागत कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अपने कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के यशस्वी अध्यक्ष माननीय मानवेंद्र सिंह जी को। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र व यहां उपस्थित अपने कार्यकर्ता बंधुओं की ओर से मैं हमारे देश के गौरव, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंचासीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं सभी वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित जनता जनार्दन एवं पत्रकार बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं कि विगत कई वर्षों से अपना प्रदेश बदहाली, लचर व्यवस्था, भ्रष्टाचार और ऐसी अनेक समस्याओं से ग्रसित है। आज हमारा प्रदेश हर रूप से सामर्थ्यवान होते हुए भी विकास से कोसों दूर है और इसका कारण पिछले कई वर्षों से प्रदेश पर राज कर रही ऐसी भ्रष्ट सरकारें हैं जिन्होंने कदम कदम पर प्रदेश की जनता को ठगा है। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो हमारे प्रदेश को जरूरत है व्यवस्था परिवर्तन की, जिसके लिए एकमात्र विकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। आइए हम मिलकर राम राज्य की स्थापना करें, एक विकासशील, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में, अपने कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर निस्संदेह आगामी 2017 के चुनाव में मैं आपकी अपेक्षा पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। हम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की
विजयश्री का परचम लहराएंगे। परम श्रद्धेय विकास पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। कन्नौज लोकसभा के 2004 के चुनाव में हमारे कार्यकर्ता नीरज मिश्रा का सर काट कर समाजवादियों ने हत्या की थी। मित्रों, हमें याद है 2009 के लोकसभा के चुनाव में माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कन्नौज में आए थे और युवाओं में एक ऐसा संचार पैदा किया था कि 2014 में मित्रों सत्ता का तंत्र यदि नहीं होता तो कन्नौज लोकसभा की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत के जाती। मैं अपने ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के गौरव माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वह सीधे आए और कन्नौज की जनता से रूबरू हो और निश्चित रूप से कन्नौज की जनता आपको यह सभी सीटें जीत कर देने वाली है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान केंद्र में मेरे साथी श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के प्रदेश महासचिव श्रीमान विजय बहादुर पाठक जी, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान मानवेंद्र सिंह चौहान, भाजपा की प्रदेश सचिव, हमारी समर्पित कार्यकर्ता बहन गीता शाक्य जी, राज्य सरकार में पूर्व मंत्री श्रीमान हरिद्वार दुबे जी, संसद में मेरे साथी श्री मुकेश राजपूत जी, युवा मोर्चा के हमारे जुझारू नेता श्री सुब्रत पाठक जी, कन्नौज जिला के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह राजपूत, औरैया जिला के प्रभारी श्री राजेंद्र सिंह चौहान, कन्नौज जिला प्रभारी श्री दिनेश राय, फर्रुखाबाद के अध्यक्ष श्रीमान सत्यपाल सिंह जी, फर्रुखाबाद के प्रभारी श्री श्रीकांत पाठक जी, कानपुर के प्रभारी डॉक्टर राम शरण कटियार जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कायमगंज से श्रीमान अमर सिंह जी खटीक, फर्रुखाबाद से श्रीमान सुनील दत्त द्विवेदी जी, विधुना से श्रीमान विनय शाक्य जी, अमृतपुर से श्रीमान सुशील शाक्य जी, डीबियापुर से श्रीमान लखन सिंह जी, भोजपुर से श्रीमान नागेंद्र सिंह जी, तीरवा से श्रीमान कैलाश सिंह जी, कन्नौज से श्रीमान बनवारीलाल दोहरे जी, औरैया से श्रीमान रमेश दिवाकर जी, छिबराम से श्रीमती अर्चना पांडे जी, बिल्लौर से श्रीमान भगवती प्रसाद सागर जी,
हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, इतनी विशाल संख्या में मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा मांगता हूं। भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले कन्नौज वासियों की क्षमा मांगता हूं। क्षमा इसलिए मांग रहा हूं, इस जनसभा में इतना बड़ा मैदान तय किया, उसके बावजूद भी मैदान के बाहर छत पर हजारों लोगों को मैं देख रहा हूं। इस तरफ, इस बड़े बिल्डिंग के पीछे कुछ लोग मुझे और दूर दूर तक माथे नजर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, शायद उनको सुनाई भी नहीं देता होगा। आप लोगों को मैदान छोटा पड़ गया, उसके कारण जो तकलीफ हुई है, मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन भाइयों बहनों, आप इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए आए, हमारे सभी उम्मीदवारों को आशीर्वाद देने आए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, चुनाव की बात तो करूंगा, चुनाव सभा के लिए आया हूं, लेकिन एक शिकायत भी करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मुझे ये तो बताओ कि आप इतना प्यार दे रहे हो, इतने आशीर्वाद दे रहे हो, अगर 2014 में भी दे दिया होता तो मुझे कितना अच्छा लगता। पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया, लेकिन कुछ सीटें जहां दो कुनबे के लोग लड़ रहे थे, आपने आंख की शर्म के कारण उन पर कृपा कर दी, और वो दो कुनबे ही इस बार इकट्ठे होकर के आपके सपनों को कुचल कुचल करके सत्ता हथियाने के लिए मैदान में आए हैं। और मैं देख रहा हूं, इस बार मैं कन्नौज की धरती पर देख रहा हूं कि जो 2014 में रह गया, वो कसर पूरी करने का कन्नौज वासियों ने तय कर लिया। और मेरे कन्नौज के भाइयों बहनों, मैं भी आपको वादा करता हूं, मैं भी आपको वादा करता हूं, आप जो मुझे प्यार दे रहे हैं, मैं ब्याज समेत विकास करके लौटाऊंगा आपको, ये वादा करता हूं। भाइयों बहनों,
आज मैं सबसे पहले इस कन्नौज की धरती से, जो इत्र की धरती है, जो हिंदुस्तान के हर कोने में सुगंध फैलाने वाला कन्नौज, उस कन्नौज की धरती से मैं देशवासियों के साथ अपनी खुशी बांटना चाहता हूं। कन्नौज वासियों से 125 करोड़ देशवासियों की खुशी बांटना चाहता हूं। आप सबको पता चल गया होगा, स्पेस में, अवकाश में भारत बार बार नए विकास के सीमा चिन्ह सर करता चला जा रहा है। आज सुबह करीब 9:30 बजे हमारे देश के वैज्ञानिकों ने स्पेस प्रोग्राम में एक ऐसा काम किया, विश्व के स्पेस के कार्यक्रमों में आज के हमारे वैज्ञानिकों की सिद्धि स्वर्णिम अक्षर से लिखी जाएगी। आज भारत के वैज्ञानिकों ने एक साथ, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। अरे मेरे देश के वैज्ञानिकों ने आज अवकाश में भी सेंचुरी पार कर दी भाई। और उसमें 3 हमारे देश के हैं, लेकिन 101 हमारे वैज्ञानिकों ने जो सैटेलाइट लॉन्च किए वो दुनिया के और देशों के सैटेलाइट थे जो हमारे वैज्ञानिकों ने हिंदुस्तान में से लॉन्च किया। भाइयों बहनों, मैदान छोटा पड़ गया है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप थोड़ी शांति रखिए, आगे आने की कोशिश मत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मैदान छोटा पड़ गया है। आप लोग कृपा करके आगे आने की कोशिश मत कीजिए। जहां हो वहीं से भाजपा को जिताना, यही हमारा संकल्प है। भाइयों बहनों, आज जो 104 सैटेलाइट छोड़े गए उसमें 3 हिंदुस्तान के हैं, 101 दुनिया के और देशों के हैं, और वो भी अमेरिका का सैटेलाइट आज हिंदुस्तान की धरती से हमारे वैज्ञानिकों ने छोड़े, इजराइल के, स्विट्जरलैंड के, नेदरलैंड के, यूएई के। आप कल्पना कर सकते हो भारत के वैज्ञानिकों ने भारत का नाम कितना ऊंचा किया है। भाइयों, एक साथ भारत के वैज्ञानिकों के नाम, मेरे साथ नारा बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये मेरे वैज्ञानिकों के नाम है, मेरे देश के स्पेस के वैज्ञानिकों के नाम पर है, जिन्होंने इतना बड़ा कर्तव्य करके दिखाया है। भाइयों बहनों, मैं आज
कनौज की धरती से उड़ीसा प्रांत के नागरिकों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। नौजवानों का उत्साह इतना जोरदार है, मैं भाषण आगे बढ़ाऊं, मैं बोलना शुरू करूं? जरा इधर वाले बताइए, बोलना शुरू करो। आप शांति रखोगे? मैं इन वालों को खास कहता हूं, शांति रखोगे? आपका प्यार मेरे सर आंखों पर भाई। भाइयों बहनों, मैं आज इस कनौज की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से, एक गंगा यमुना की धरती से उड़ीसा के नागरिकों का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, सुन लीजिए, ये हमारे विरोधी न जाने कैसे कैसे झूठ फैलाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हिंदुस्तान का मतदाता इतना समझदार हो गया है कि अब तुम्हारी झूठी बातें चलने वाली नहीं है। उड़ीसा ने दिखा दिया। उड़ीसा में पंचायतों के चुनाव थे, गांव के चुनाव थे, गांव के गरीब लोग मतदान करते हैं। भाइयों बहनों, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी बहुत कम ताकत वाली थी। हम पार्लियामेंट में भी बहुत कम लोग जीते थे, लेकिन कल जब उड़ीसा में चुनाव के नतीजे आए, भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन उड़ीसा ने दिया है। मैं उड़ीसा का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, कुछ लोग कहते थे कि मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक ये तो चुनावी खेल है, नोटबंदी राजनीति है, न जाने कैसे कैसे आरोप लगाए थे। तीन महीने तक चुप नहीं रहे। जितने खेल खेलते थे, खेल सकते थे, खेलते रहे, लेकिन हिंदुस्तान के गरीब से गरीब मतदाता ने उनको धूल चाटने के लिए मजबूर कर दिया। भाई, अभी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? एमएलसी का चुनाव हुआ। एमएलसी का चुनाव हुआ, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीत गई। क्या हुआ? लोगों को ये साथ पसंद क्यों नहीं आया? एमएलसी के चुनाव में आपके सुपड़े साफ क्यों हो गए? भाइयों बहनों, ये बोलते साथ हैं, लेकिन कारोबार स्वार्थ का है, ये जनता भली भांति जान गई है। भाइयों बहनों,
पिछले दिनों नवंबर, दिसंबर महीने, जनवरी में चंडीगढ़ कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी 20 साल से जीत नहीं पाई थी। चंडीगढ़ कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से चुनाव जीत गई भाइयों। महाराष्ट्र में नगर पालिकाओं के, पंचायतों के चुनाव हुए। सारी विरोधियों की शक्ति को महाराष्ट्र की जनता ने साफ कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। 8 नवंबर नोटबंदी के बाद उड़ीसा में विजय, चंडीगढ़ में विजय, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय में विजय, गुजरात में स्थानीय निकाय में विजय, राजस्थान के उपचुनावों में विजय, जहां जहां मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई। ये बात हवा का रुख बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश का गरीब से गरीब इंसान जुड़ गया है। भाइयों बहनों, ये समाजवाद की बातें करने वाले, इंदिरा गांधी के जमाने से गरीबी हटाओ के माला जपने वाले लोग कितने खोखले थे, कितने झूठ बोलते थे। भाइयों बहनों, सरकार गरीबों के लिए कैसे काम करती है, आप मुझे बताइए भाइयों बहनों। आखिर सरकार किसके लिए होती है? क्या सरकार अमीरों के लिए होती है? जरा जवाब दीजिए, क्या सरकार अमीरों के लिए होती है? क्या सरकार धन्ना सेठों के लिए होती है? क्या सरकार बड़े बड़े लोगों के लिए होती है? क्या सरकार कुछ इन्हें गुने कुनबों के लिए होती है? भाइयों बहनों, सरकार गरीब के लिए होती है। सरकार की पहली जिम्मेवारी गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, महिला, युवा, उनके लिए सरकार समर्पित होनी चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, ये चुनाव आते गरीब 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 करते रहते थे, लेकिन कभी गरीबों के लिए न सोचा न कुछ किया। आपको जानकर के हैरानी होगी, ये उत्तर प्रदेश में गरीब की थाली में जब गरीब खाता है, अगर 3 रुपया वो अपनी जेब से देता है तो 27 रुपया भारत सरकार उसमें लगाती है, तब गरीब का पेट भरता है। भारत सरकार हर गरीब को हर दिन, अगर गरीब 3 रुपये का खाता है तो 27 रुपया भारत सरकार उसमें डाल करके उसका पेट भरती है। भाइयों बहनों, गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाता। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी गरीब विरोधी है। भारत सरकार ने अन्न सुरक्षा के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आपके यहां इतने गरीब परिवार हैं, इनको खाना खिलाने के लिए पैसे लगाइए, उनकी सूची बनाइए। आज मुझे कन्नौज की धरती पर बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ता है,
जहां कभी मुलायम सिंह जी, कभी अखिलेश जी, कभी उनकी श्रीमती जी यहां का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि गरीबों को खिलाने के लिए भारत सरकार पैसे दे रही है, अभी तक आप कौन गरीब है, किसको सस्ते में खाना मिलना चाहिए, उसकी सूची भी नहीं दे पाए, सूची भी। अभी भी 50,000 और लोगों को खिलाने के लिए 750 करोड़ रुपया दिल्ली में हमने निकाल के रखा हुआ है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार उसको लेने में इंटरेस्ट नहीं है, गरीबों का नाम लिखने के उसको रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको तो वही गरीब गरीब लगते हैं जो उनके कुनबे के साथ जुड़े हुए हो, उनकी पसंदगी की कोई जाति के साथ जुड़े हुए हो। अगर उस जाति में वो नहीं है तो रुपया आएगा तो भी उसको देंगे नहीं, वो गरीब होगा तो भी भूखा मरने देंगे। दिल्ली सरकार पैसे देती है लेकिन उन गरीबों को देने का इनका इरादा नहीं है। भाइयों बहनों, ये गरीबों के दुश्मन है कि नहीं है? ये गरीबों के दुश्मन है कि नहीं है? ये गरीबों के साथ अन्याय है कि नहीं है? ये गरीबों के साथ अन्याय है कि नहीं है? भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में मैं हैरान हूं, कुछ सामाजिक संस्थाएं जहां सरकारी सामाजिक संस्थानों में जो लोग रहते हैं, मजबूरन घर छोड़ करके आना पड़ा है, उनको खिलाने के लिए भारत सरकार पैसे देती है। आप हैरान होंगे, ये उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी सोई पड़ी है कि उन संस्थाओं में आकर के रह रहे अनाथ आश्रम जैसी जगह पर उन गरीबों को खाना खिलाने के लिए दिल्ली में भारत सरकार पैसे लेकर के बैठी है, लेकिन ये उन लोगों को पैसे नहीं देते, खर्च नहीं करते, क्योंकि उनको चाहिए वैसे बिचौलिए नहीं मिल रहे, बिचौलिए। इसलिए भाइयों बहनों, अनाथ आश्रम में भी गरीबों को खाना खिलाने में ये कोताही बरतते हैं। आप मुझे बताइए, ये गरीबों की सरकार है क्या? क्या ये समाजवाद है क्या? अरे भाइयों बहनों, आप मेरे खाते में एक कार नहीं है, एक गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं। अभी तो प्रधानमंत्री हुए तो सरकार की गाड़ी में बैठ के गुजारा कर लेता हूं। और ये समाजवादी लोग, उनके घर में 200 से ज्यादा तो गाड़ियां रखते होंगे। ये कौन सा समाजवाद? ये लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं भाइयों बहनों। और इसलिए मैं आज आपके साथ ये कहने आया हूं भाइयों बहनों, आज मैं आपको खबर देना चाहता हूं, हमारे देश में हृदय की बीमारी सिर्फ अमीर को होती है ऐसा नहीं, गरीब को भी होती है। गरीब को हृदय की बीमारी हो जाए तो वो कहां जाएगा भाई? उसकी सेवा कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी तो इसकी जिंदगी कौन बचाएगी? आप मुझे बताइए, कोई अमीर बीमार हो जाए तो उसको किसी अस्पताल में जाने के लिए सरकारी अस्पताल का इंतजार करना पड़ेगा क्या? सरकारी डॉक्टर का इंतजार करना पड़ेगा क्या? वो तो हवाई जहाज ला करके अच्छे से अच्छे अस्पताल जाएगा कि नहीं जाएगा? अमीर के बेटे को पढ़ना है तो उसको सरकारी स्कूल की जरूरत पड़ती है क्या? वो तो अच्छे से अच्छी स्कूल में बच्चों को पढ़ाएगा, विदेशों में पढ़ाएगा और ट्यूशन के लिए लोग घर आएंगे। अगर स्कूल की जरूरत पड़ती है तो गरीब के बच्चे के लिए पड़ती है। वो गरीब के बच्चे के लिए स्कूल अच्छी चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? आधी स्कूलें ऐसी हैं, आधी स्कूलें 50% से कम
शिक्षक उसमें काम कर रहे हैं। 50% अगर शिक्षक नहीं है तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या ये गरीबों के लिए काम करते हो आप? भाइयों बहनों, कल मेरी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया। मैं सोच रहा था आज हमारे देश के अखबार इन खबरों से भरे हुए होंगे, लेकिन मैं ढूंढ रहा था, मुझे नजर नहीं आया। हो सकता है जिन अखबारों में हो वो अखबार में देख न पाया हूं। आपको खुशी होगी जान करके हमारे देश में हृदय रोग की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। जब एंजियोप्लास्ट करते हैं, पेशेंट को बचाना होता है, तो डॉक्टर उसके हृदय की नली में एक स्टेंट लगा देते हैं, जिसके कारण रक्त का प्रवाह ठीक चले, हृदय रोग की बीमारी न हो, हार्ट अटैक न हो और इंसान की जिंदगी बच जाए। लेकिन भाइयों बहनों, सामान्य प्रकार का जो स्टेंट होता था, अगर गरीब को भी वो स्टेंट लगाना हो 45,000 रुपया लगता था। 45,000। और विशिष्ट प्रकार का एक स्टेंट आता है जिसमें रक्त के साथ दवाइयां भी पहुंचाई जा सकती है। अगर वो लगाना है तो 1.25 लाख रुपया लगता था। 1.25 लाख। अब मुझे बताइए, और कितने ही सालों से यही होता था। ये गरीबों के नाम पर सरकार चलाने वाले, ये 10-10 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार चलाने वाले लोग, मैं जरा आपको पूछना चाहता हूं, क्या कारण था कि स्टैंड की कीमत पर सोचा नहीं गया? भाइयों बहनों, मैंने एक कमेटी बिठाई, अध्ययन किया, आखिरकार कानून बदला और कल हमने नियम बदल करके ये स्टैंड को भी सरकार का जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी है उसके अंदर डाल दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? ये गरीब को, सामान्य मानवी को, मध्यम वर्ग के मानवी को, जिसके परिवार में किसी को हृदय रोग हो जाए तो उसको सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और कितना मिलेगा? जिस स्टैंड की कीमत 45,000 रुपया थी, वो अब सिर्फ 8,000 रुपये में बेचना पड़ेगा, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मदद मिल सके। जिसकी कीमत 1 लाख, 1.25 लाख करोड़ थी, उन 1.25 लाख करोड़ के स्टैंड को अब सिर्फ 30,000 रुपये में बेचना पड़ेगा। मध्यम वर्ग के व्यक्ति को बीमारी की स्थिति में कैसे मदद मिल सकती है, इसका ये उदाहरण है। भाइयों बहनों, ये हमारा कन्नौज इत्र से भी जाना जाता है, आलू से भी जाना जाता है। हमारा किसान आलू की खेती करता है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, मेरे किसान भाइयों बहनों, पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी की बहू ने आलू की फूड प्रोसेसिंग के लिए, आलू के चिप्स बनाने के लिए कारखाना लगाने के लिए वादा किया था कि नहीं किया था? जरा जोर से बोलिए, वादा किया था। कारखाना लगा, आपके आलू खरीदे, चिप्स बनी, बाजार में बिकी, किसी के पेट में गई, लेकिन वो तो चुनाव जीत गए। अब उनसे हिसाब मांगोगे कि नहीं मांगोगे?
हिसाब चुकता करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे वादे करने वालों को सजा करोगे कि नहीं करोगे? भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण वादा किया है और वो वादा किया है आलू, प्याज, लहसुन सरकार के मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी से खरीदा जाएगा। आलू के किसान को मरने नहीं दिया जाएगा। भाइयों बहनों, अगर किसान को बचाना है तो किसान जो पैदावार करता है उसकी मूल्य वृद्धि होनी चाहिए, वैल्यू एडिशन होना चाहिए। और जब तक एग्रो प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग नहीं होता है, हमारे किसान को पानी के मोल अपनी फसल बेच देनी पड़ती है। और इसलिए भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि जो कृषि पैदावार है इस पर कोई प्रोसेस करने के लिए कारखाना लगाता है तो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भारत सरकार ने उसको खुला कर दिया है ताकि दुनिया के लोग यहां आए, आलू की में से चिप्स बनाने के कारखाने लगाए और आलू का किसान सफलतापूर्वक अपनी जिंदगी का गुजारा करे। लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे नेता है जो आपके पास वोट मांगने आए हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि आलू खेत में होता है कि आलू फैक्ट्री में होता है। वो उत्तर प्रदेश में किसानों की यात्रा निकाली और किसानों की यात्रा निकाल करके भाषण किया और किसानों के सामने अब उनको बेचारों को रोना कि हंसना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और ये बोलते जा रहे थे, आलू की फैक्ट्री लगाने की बात बोलते थे। आप मुझे बताइए भाई, आलू खेत में होता है कि फैक्ट्री में? आलू खेत में होता है कि फैक्ट्री में? आपको बराबर समझ है ना? आपको है ना समझ? उनको नहीं है। कैसे लोग किसानों के नाम पर बातें करते हैं, उनके मुंह में शोभा नहीं देती, शोभा नहीं देती। भाइयों बहनों, कोई टमाटर की खेती करे लेकिन टमाटर सस्ते में बिकता है, लेकिन अगर टमाटर का केचप बनाए, बढ़िया सी बोतल में पैकिंग करे तो दुनिया भर में अच्छे दाम से वो माल बिकता है। कोई दूध बेचे, कम पैसा मिलता है, लेकिन दूध से मिठाई बना करके बेचे तो ज्यादा पैसा मिलता है। कोई आम बेचे तो कम पैसा मिलता है, लेकिन आम का अचार बना करके पैक करके बेचे तो ज्यादा कमाई होती है। किसान जो पैदा करता है उसको अगर प्रोसेस किया जाए, उसमें से एक नई बनावट बनाई जाए तो किसान को कभी घाटा नहीं होता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने किसान के भलाई के लिए अहम कदम भारत सरकार ने उठाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ कुनबे के लिए चलती है, इसलिए गरीबों की चिंता नहीं करती है, भारत की योजनाएं लागू नहीं करती है। भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं
कि उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला किया है। मेरे किसान भाई जरा गौर से सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की इकाई ने इस चुनाव घोषणा पत्र में एक महत्वपूर्ण वादा किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनेगी। सबसे पहला काम छोटे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और मेरे किसान भाइयों बहनों, आपने मुझे उत्तर प्रदेश में से सांसद बनाया, एमपी बनाया। उत्तर प्रदेश के भारी समर्थन से आपने मुझे पीएम बनने का अवसर दिया। मैं एक सांसद के नाते, यहां के उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते किसानों की तरफ से आपको मैं वादा करता हूं, ये जिम्मेवारी मेरी होगी। सुन लिया? सुन लिया? ये जिम्मेवारी मेरी होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार बनते ही उनकी पहली मीटिंग में ही किसानों का कर्ज माफ करने का निर्णय मैं करा दूंगा। भाइयों बहनों, हमारे हिंदुस्तान की फिल्म आप देखते हैं, अलग अलग प्रकार की मूवी आती हैं, सिनेमा देखते हैं आप लोग। हमारे फिल्मों की एक विशेषता होती है, आपने देखा होगा कि इंटरवल तक दो जानी दुश्मन बराबर एक दूसरे से भिड़ते हैं, भांति भांति के खेल करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, और इंटरवल के बाद अचानक दोनों मिल जाते हैं। देखा है ना? ये उत्तर प्रदेश में भी राजनीति के मंच पर एक नई फिल्म चल रही है। इंटरवल के पहले दोनों लड़ रहे थे, 27 साल यूपी बेहाल, नारे लगा रहे थे, यात्रा निकाल रहे थे, अखिलेश जी का कच्चा चिट्ठा खोल देते थे, जितने आरोप लगा सकते थे लगा सकते थे, लेकिन इंटरवल के बाद दोनों, ये कौन सी फिल्म है भाई? भाइयों बहनों, ये चुनाव बड़ा कमाल का है। मैं हैरान हूं मीडिया के लोगों का इस बात पर ध्यान क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारे देश का मीडिया बड़ा चतुर है, चीज को पकड़ लेता है। जब पहली पत्रकार परिषद हुई तो अखिलेश जी ने तो मायावती जी के खिलाफ बयान दिया, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को पूछा गया कि आपको मायावती के खिलाफ क्या कहना है, तो कांग्रेस ने ऑफिशियल कह दिया कि हमें उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं हैरान हूं कि इसके बाद कभी कांग्रेस को किसी ने प्रश्न ही नहीं पूछा कि आपका मायावती जी के लिए क्या कहना है, बीएसपी के लिए क्या कहना है। क्यों चुप हो भाई? ये इसलिए चुप हो, ये अखिलेश जी अभी अनुभव कम है। ये कांग्रेस वाले कितने चतुर हैं उनको समझ नहीं आता है। मुलायम सिंह जी को तो आता है, इनको नहीं आता है। ये चुनाव में दो लोग साथ साथ हैं ऐसा नहीं है। इस चुनाव में
त्रिपगी दौड़ चल रही है, त्रिपगी दौड़, 3 पैर वाली दौड़ चल रही है। एक सपा का पैर है, दूसरा सपा का पैर कांग्रेस के एक पैर के साथ बंधा हुआ है और कांग्रेस का दूसरा पैर बसपा के पैर के साथ बंधा हुआ है। ये कांग्रेस की कमाल है, एक पैर सपा के साथ, एक पैर बसपा के साथ, और ये त्रिपगी दौड़ रहे हैं। लेकिन सपा, बसपा और कांग्रेस समझ लीजिए, 2 पैर से दौड़ने वाले को 3 पगी दौड़ वाला कभी हरा नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है। अखिलेश चेत जाओ, मुलायम सिंह जी की बात तो आप सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन लिख के रखो, कांग्रेस ने एक पैर बीएसपी के साथ बांध करके रखा हुआ है और एक पैर आपके साथ बांध करके आपकी मदद ले रहे हैं। ये नया खेल हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार त्रिपगी दौड़ वाला खेल चल रहा है, उसको समझना पड़ेगा भाइयों बहनों। इस उत्तर प्रदेश में आपने देखा 5 साल मायावती जी की जब सरकार थी तो अखिलेश उनके भ्रष्टाचार के गीत गाते थे। जब अखिलेश जी की सरकार आई तो कांग्रेस और मायावती दोनों उनके भ्रष्टाचार के गीत गाते थे। दिल्ली में 10 साल कांग्रेस के राज में सारे देश ने भ्रष्टाचार देखा है, सुना है, उसकी बदबू आज भी आ रही है। आप देखिए 5 साल उनका भ्रष्टाचार, 5 साल बसपा का, 5 साल सपा का और 10 साल का कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कैसे अनुभवी लोग इकट्ठे हुए हैं। इतने बड़े खिलाड़ी भ्रष्टाचार के इकट्ठे आएंगे तो अब उत्तर प्रदेश में कुछ बचेगा क्या? कुछ बचेगा क्या? इसलिए भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र आशा बची है भाइयों, एकमात्र आशा बची है। भाइयों बहनों, मैं आज कन्नौज की धरती पर आया हूं तो इतिहास के कुछ पन्ने खोलना चाहता हूं। भाइयों बहनों, ये बात याद रखिए और इस पूरे इलाके में घर घर पहुंचाइए। मैं इतिहास का एक पन्ना याद कराना चाहता हूं और अगर आपको फुर्सत हो तो पुराने अखबार निकाल करके देख लेना। 4 मार्च 1984, 4 मार्च 1984, जब मुलायम सिंह जी लोहिया के विचारों को लेकर के कांग्रेस के खिलाफ बड़ी कड़ी लड़ाई लड़ते थे, कांग्रेस की गंभीर आलोचना करते थे, एमएलसी के नाते वो विपक्ष के नेता थे और कांग्रेस के नाक को दम ला दिया था। और इसके कारण कांग्रेस मुलायम सिंह जी से परेशान थी। भाइयों बहनों, कांग्रेस इतनी तंग आ गई थी कि एक दिन 4 मार्च 1984 मुलायम सिंह पर गोलियां चली, उनको हत्या करने का गंभीर प्रयास हुआ। वे बच गए और बच गए। उसके बाद मुलायम सिंह के समर्थन में एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा मैदान में आया। मुलायम सिंह जी की हत्या करने के षड्यंत्र के खिलाफ
चौधरी चरण सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। मुलायम सिंह जी की रक्षा के लिए आंदोलन किया। मुलायम सिंह जी पर गोलियां चलाने वालों को सजा दिलवाने के लिए आंदोलन चलाया। भाइयों बहनों, और वह आंदोलन कांग्रेस की सरकार के खिलाफ चला था, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चला था। भाइयों बहनों, मैं जरा अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस की गोद में बैठने से पहले जरा 4 मार्च 1984 उस दिनों को याद कर दीजिए, जब आपके पिताजी पर कांग्रेस ने इतना गंभीर हमला करवाया था। 28 मार्च को बहुत बड़ी रैली हुई थी। क्या कभी आपने सुना है कुर्सी के मोह में कोई ऐसा भी बेटा होता है जो अपने बाप की जिंदगी के साथ खेल खेलने वाले लोग, मौत का गांठ उतारने के लिए गोलियां चलाने वाले लोग और उनके पीछे जो लोग थे, उनकी गोद में बैठ करके राजनीति करना, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? यह गंभीर बात मैं आज कह रहा हूं भाइयों। में क्या कभी हो सकता है, आप मुझे बताइए, आपके पिताजी पर किसी ने हत्या का प्रयास किया हो, आप कभी उससे दोस्ती करेंगे? करेंगे दोस्ती? कोई बेटा करेगा भैया? क्या राजनीति इतनी गिर गई है, इतनी नीचे गई है कि कुर्सी के मोह में इस प्रकार के कांड किए जाए? भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश की चर्चा आती है तो यूपी लिखते हैं, अंग्रेजी में यूपी, यूपी, यू और पी, लेकिन वैसे यूपी को देखो तो अप होता है, उसका अप है ना, ऊपर जाना, अप। यूपी का मतलब होता है अप। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं यूपी का अगर खाका खोलूं तो कहीं अप नजर नहीं आता है, सब कुछ डाउन नजर आता है, सब कुछ डाउन नजर आता है। आज यूपी में जनता का भरोसा डाउन है, विकास का ग्राफ डाउन है, कानून व्यवस्था डाउन है, माताओं बहनों की, बेटियों की सुरक्षा का मसला डाउन है, किसानों की खुशहाली डाउन है, युवाओं की रोजगारी डाउन है, व्यापारियों का कारोबार डाउन है, बिजली का उजाला डाउन है, सड़क का हाल डाउन है, स्वास्थ्य और शिक्षा डाउन है। सपा कांग्रेस बसपा की राजनीति के बाद डाउन ही डाउन है, लेकिन कहने को अप है। और अब क्या है? यूपी का अप, कारोबार डाउन, और अगर अप क्या है? अपराध अप है, भ्रष्टाचार अप है, असुरक्षा अप है, दंगा अप है, मां बहनों पर अत्याचार अप है, बेरोजगारी अप है, गरीबी अप है, बीमारी अप है, शिशु मृत्यु अप है, माता मृत्यु अप है, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या अप है, पलायन करने वालों की संख्या अप है। और फिर भी कहते हैं काम बोलता है। ये काम बोलता है कि कारनामे बोलते हैं? भाइयों बहनों, काम कैसे बोलेगा? आप मुझे कहिए भाइयों बहनों, यहां पुलिस की भर्ती में
जातिवाद होता है कि नहीं होता है? पुलिस की भर्ती में जातिवाद होता है कि नहीं होता है? ईमानदार नौजवान को रोजगार मिलता है क्या? जाति के नाम पर उसको नकार दिया जाता है कि नहीं जाता है? यहां के पुलिस थाने सपा के कार्यालय बन गए हैं कि नहीं बन गए? सपा का कार्यकर्ता चाहे उसको सजा करवाता है कि नहीं करवाता है? पुलिस से डंडा मरवाता है कि नहीं मरवाता है? यहां पर जमीनों पे कब्जा सपा के लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? निर्दोष लोगों की जमीन का कब्जा सपा वाले करते हैं कि नहीं करते हैं? उनकी कोई सुनवाई होती है क्या? पुलिस मदद करती है क्या? अफसर मदद करते हैं क्या? सरकार मदद करती है क्या? क्या ये चलने देना है क्या? ये खत्म होना चाहिए कि नहीं? ईमानदारों को उसका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब को उसका हक मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? नौजवान को उसका अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, आपको वादा करने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जहां जहां बेईमानी हुई है उसका चट्टा चिट्ठा खोल दिया जाएगा। मेरे नौजवानों, क्या मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपकी ताकत के हिसाब से आपको काम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर आप होनहार हैं तो आपके नौकरी का आपको हक है कि नहीं है? लेकिन रोका कैसे जाता है? जब आप परीक्षाएं पास करते हैं, अच्छे मार्क लाते हैं, फिर नौकरी के लिए एग्जाम देते हैं, उसमें भी अच्छे मार्क लाते हैं, टॉपर होते हैं, लेकिन बाद में इंटरव्यू की चिट्ठी आती है, इंटरव्यू आता है ना इंटरव्यू? और जब इंटरव्यू आता है तो बेटा खुशी से समाता नहीं है। मां को कहता है, मां इंटरव्यू आ गया, मैंने परीक्षा पास कर ली, अब नौकरी लगेगी। मां अनुभवी है, कहती है, बेटा देखो किसी की पहचान है क्या? कोई जानने वाला मिल जाए तो देखो, देखो ये कोई नेता मिल जाए तो देखो। वो बेचारा इंटरव्यू के पहले कोई पहचान वाले को तलाशता है, सिफारिश करने के लिए तलाशता है, तो कोई बिचौलिया आ जाता है, कहता है नौकरी चाहिए तो 2 लाख दीजिए, नौकरी चाहिए तो 5 लाख दीजिए। वो गरीब मां कहती है, बेटा ये तेरे बाप ने मेरे लिए जमीन छोड़ी है, ये जमीन गिरवी रख दो, लेकिन पैसे देकर के एक बार नौकरी ले लो बेटा। और इंटरव्यू में कैसा चल रहा है भाइयों? 3 बाबू बैठे हैं, एक दरवाजे से नौजवान अंदर आता है, 30 सेकंड, ज्यादा नहीं 30 सेकंड, वो 3 लोग उसको देखते हैं, वो 3 लोगों को देखता है, वो उसको पूछ लेते हैं नाम क्या, कहां से आए हो, और दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। ये है इंटरव्यू। मुझे बताइए भाई, दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान निकला है क्या कि 30 सेकंड में पता चल जाए कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, पता चल जाए? ऐसा कोई विज्ञान है क्या? ये बेईमानी है कि नहीं है? ये इंटरव्यू नाम का झूठ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये लोगों को उनके हक को छीनने का षड्यंत्र कि नहीं है? हमने निर्णय किया, दिल्ली में आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, हमने निर्णय किया कि वर्ग 3 और 4 सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी करने वाले लोग वर्ग 3 और 4 के होते हैं। हमने निर्णय किया अब वर्ग 3 और 4 में कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। हर किसी के मार्क्स कंप्यूटर में डाल दिए जाएंगे और कंप्यूटर ही तय करेगा
कि पहले 100 कौन है, पहले 200 कौन है, पहले 500 कौन है, और कंप्यूटर से ही उसके घर ऑर्डर चला जाएगा। कोई बिचौलिया नहीं रहेगा, कोई जाति नहीं रहेगी, कोई बेईमानी नहीं रहेगी, कोई भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। भाइयों बहनों, ईमानदारी की सरकार है, ईमानदारों के लिए ये सरकार है भाइयों। और इसलिए भाइयों बहनों, अभी रेलवे में 1 लाख लोगों का भर्ती हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं किया, कंप्यूटर ने बता दिया, उनके घर ऑर्डर चला गया, एक नए पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। भाइयों बहनों, मेरे नौजवानों, नई सरकार भाजपा की उत्तर प्रदेश में बनेगी और आप देखना, सीआईएसएफ में 35,000 पुलिसों की भर्ती करनी है, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में 25,000 हेड कांस्टेबल की भर्ती करनी है। कोई भाई भतीजा जातिवाद नहीं होगा, ईमानदार नौजवानों को नौकरी मिलेगी, देख लेना भाई। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहने आया हूं कि हम, ये सरकार दिल्ली में ऐसी है जो गरीबों के लिए है, ये सरकार मध्यम वर्ग के मेहनतकश लोगों के लिए है, ये सरकार ईमानदार लोगों के लिए है, और ईमानदारी की रक्षा करने के लिए आज दिल्ली में हम बैठे हैं। आपको देखिए, 8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, तूफान खड़ा हो गया, तूफान। 70 साल तक नोटों के बंडल दबा दबा करके बैठे थे, सब कुछ निकल गया, सब कुछ निकला कि नहीं निकला? बैंकों में जमा करना पड़ा कि नहीं पड़ा? अब हिसाब देना पड़ रहा है, तो रात को नींद नहीं आ रही है और मोदी हिसाब मांग रहा है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, गरीब का जिन्होंने लूटा है, वो गरीब को लौटाना चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसने गरीब का लूटा है, उसका गरीब को लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? देश को लूटा है, देश को वापस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी है, और मैं जानता हूं ये लड़ाई सामान्य नहीं है। बड़े बड़े सातिर दिमाग वालों से मुझे लड़ना है, बड़ी बड़ी हस्तियों से लड़ना है। देश का माल खा खा करके ताकतवर बने, ऐसे लोगों से मैं भिड़ रहा हूं, लेकिन लड़ पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि 125 करोड़ ईमानदार लोगों के मुझे आशीर्वाद है, और ईमानदार लोगों के आशीर्वाद है, इसी के कारण बेईमान लोग आज कांप रहे हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? काला धन खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? आपके आशीर्वाद है मुझे? दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, आपके आशीर्वाद है? आपके आशीर्वाद है? आपके आशीर्वाद है? भाइयों बहनों, ये लड़ाई मैं छोड़ूंगा नहीं। गरीबों के लिए मैंने लड़ाई छेड़ी है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। 19 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाइए। भारत को गौरव दिलाने का प्रयास करने वाली भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की।
भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं अपने कन्नौज के जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र राजपूत जी को कि वो आए और इस रैली में सभी का धन्यवाद दें और रैली के समापन की घोषणा करें। परिवर्तन संकल्प रैली में हम सबके बीच देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी हमारे बीच, भारत के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय विजय बहादुर पाठक जी, इस क्षेत्र के एसोसिएट अध्यक्ष आदरणीय मानवेंद्र सिंह चौहान